हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये जो अपना चैप्टर चल रहा है जनसंख्या वाला, तो उसी में हम एक पॉइंट पहले पढ़ चुके हैं, जनसंख्या आकार वितरण। अभी हम देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, तो जो जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 वर्ष के जो अंतराल में की जाती है, उसमें फिर अनुमान लगाया जाता है कि भाई जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। ठीक है, परिवर्तन कैसे आया है इसमें। तो 10 वर्ष के अंतराल में किसी देश में, किसी राज्य में, किसी स्थानीय क्षेत्र में जो वृद्धि देखी जाती है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। वहाँ पे रहने वाले निवासियों की संख्या में वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये जो जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जो वृद्धि होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष, ये दो प्रकार से देखी जाती है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में वार्षिक अपन कह सकते हैं वृद्धि जो होती है, या 10 वर्ष में जो वृद्धि होती है, बढ़ी हुई जो संख्या होती है, उसको अपन देखते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जनसंख्या जो निरपेक्ष वृद्धि है कि हमारे पास जो पूर्व की जनसंख्या है, जैसे हमारे पास अभी मान लीजिए हम कहते हैं 2011 की है, या उससे पहले हमारे पास 2001 की जनसंख्या थी, जो हमारे पास अवेलेबल है शुरू की जनसंख्या, उसको बाद की जनसंख्या में से घटा करके और उसको पाते हैं, इसको कहते हैं निरपेक्ष। और जो वृद्धि दर है, जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 लोग रह रहे हैं, वहाँ 2 लोगों की वृद्धि हुई तो वो 2% की दर से, या 4 लोग हैं वहाँ पर बढ़े हैं तो 4% की दर से वो वृद्धि मापी जाती है। तो ये वार्षिक वृद्धि जो है वो कहलाती है। अब ये जो जनसंख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, कैसे हम कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या घटी है। तो इसके लिए 3 प्रमुख चीजें हैं। एक तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर है ना, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जो है लोग, एक वर्ष में प्रति 1000 में, ये हम जन्म दर की बात करें, एक वर्ष में प्रति 1000 में जीवित बच्चों का जो मतलब जो जीवित रहे बच्चे जो हैं उनका जो संख्या देखी जाती है वो जन्म दर कहलाती है एक वर्ष में। तो ऐसे ही एक वर्ष में प्रति 1000 में जो मरने वालों की संख्या वो वहां की क्या कहलाती है, मृत्यु दर। ये जन्म दर और ये मृत्यु दर। हमारे अधिकतर ये देखा गया कि जन्म दर अधिक है। अगर कोई पूछे कि भारत की जनसंख्या अधिक होने की प्रमुख वजह क्या है, कि हमारे यहाँ पे मृत्यु दर से ज्यादा जन्म दर, और मृत्यु दर में क्या है, गिरावट। अब इसके पीछे कारण है कि भाई अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लोगों को जो है सरकार की तरफ से बहुत सारे जो है टीकाकरण जो है योजनाएं चलाई जा रही हैं, अच्छी दवाइयां जो मिल रही है। पुराने समय में कोई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती थी, इस पर नियंत्रण नहीं हो पाता था, नियंत्रण हो रहा है। तो ये कुछ कारण है जो मृत्यु दर को जो है वो कम कर रहे हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती है। और प्रवास, प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना। ये प्रवास बच्चे 2 तरह का होता है। एक तो देश के भीतर ही जाना, इसको कहते हैं आंतरिक प्रवास, और एक होता है देश के बाहर जाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, तो एक तरह से आंतरिक प्रवास इतना इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि देश के भीतर जनसंख्या तो उतनी है, बस किसी क्षेत्र से यहाँ से वहाँ पलायन हो जाता है। और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है वो शहरों की ओर पलायन कर देते हैं। इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकता है। ये कारण पूछे जा सकते हैं कि शहरों की ओर पलायन करने की वजह क्या है। तो सबसे पहली वजह तो है कि शहरों का आकर्षण। शहरों में कई सारी सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं हैं यहाँ पर। फिर शहरों का जो है यहाँ पर जो इनको आकर्षित करता है, यहाँ का वातावरण वो। तो इस कारण क्या है कि यहाँ पे ये प्रमुख प्रवास का कारण हम कह सकते हैं कि वे इसलिए लोग शहर की ओर जो है ज्यादा जाने का प्रयास करते हैं। फिर जब हम बात करते हैं आयु संरचना, इसका तीसरा पॉइंट जो देखते हैं, जनसंख्या के हमने जो 3 पॉइंट देखे, आयु संरचना में 3 वर्ग रखे हैं। आयु संरचना को 3 भागों में, जनसंख्या जो है इसको 3 भागों में बांटा गया। एक तो बच्चे, ठीक है, जो 15 वर्ष से कम है। फिर वयस्क, जो 15 से 59 वर्ष में आ रहे हैं, वयस्क जो लोग हैं। और फिर 59 से बड़े उम्र के जो लोग हैं, जिनको हम वृद्ध की श्रेणी में रखते हैं, वो। ठीक है, इसी बच्चों अपन एक किशोर अवस्था भी देख सकते हैं यहाँ पर, जो शुरुआत तक अपन के 19 वर्ष तक माने जा सकते हैं। पर अब जब ये आयु संरचना हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है कि देखिए, ये आधा हिस्सा तो किसका हो गया, परसेंटेज ज्यादा किसकी हो गई, वयस्क। 58.7% ये वयस्क लोग हैं अपने। ठीक है, और जो बच्चे हैं वो 34.4% जो है वो बच्चे हैं, और जो वृद्ध हैं वो 6.9% जो है वो वृद्ध है। अब ये जो बच्चे और वृद्ध है, तो बच्चों की अगर अपन देखें तो ये उत्पादन में कोई योगदान नहीं देखते,
कोई अर्जित भी नहीं करते हैं, मतलब इनका नील है क्योंकि ये छोटे होते हैं, ये अपनी खुद की कमाई नहीं कर सकते हैं, अर्जित नहीं कर सकते हैं, ये आश्रित होते हैं। इसी प्रकार से अपन वृद्धों की देखें तो वृद्ध तो कई अवकाश प्राप्त भी हैं, कई उत्पादन में भी लगे हुए हैं, कई अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं, पर ये आश्रित भी हो सकते हैं, हालांकि ये उत्पादक भी ये नहीं हो सकते। इस तरह से इनकी कैटेगरी जो है वो डिवाइड की गई है। फिर हम बात करते हैं लिंगानुपात, स्त्री और पुरुष के बीच का अनुपात। तो 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी हैं, कितनी होनी चाहिए? तो अपने देश में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज, मतलब पुरुषों से भी ज्यादा महिलाएं हैं केरल में। पुरुष का अनुमान लगाए कि 1000 पे महिलाओं की संख्या कितनी, तो केरल में 1000 से भी ज्यादा महिलाएं, 1084 महिलाएं। पुडुचेरी में 1038 महिलाएं हैं, दिल्ली में 886 और हरियाणा में 877। तो ये लिंगानुपात है। तो कहीं कहीं महिलाओं की संख्या बहुत कम है तो कहीं कहीं महिलाओं की संख्या। साक्षरता में भी अगर अपन देखें तो केरल जो है वो सबसे आगे। तो साक्षर किसे कहेंगे? अगर अपन देखते हैं साक्षरता दर, साक्षर किसे कहा जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई व्यक्ति जो किसी भाषा को लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, ठीक है, बोलना तो खैर सबको आता है, पर जो लिख भी सकता हो और उसको समझ भी सकता हो, पढ़ भी सकता हो, उसको हम साक्षर की श्रेणी में रखते हैं। तो देश में अगर अपन टोटल देखें बच्चों तो 73% जो साक्षरता दर है, उसको अगर अपन 100% से माने तो पुरुषों की 80.9% और महिलाओं की 64.6% ये साक्षरता दर। तो महिला साक्षरता दर अभी भी कम है, इसको बढ़ाना है। महिलाओं के लिए जो शुरू से धारणा बनी है कि महिलाएं जो है घर की 4 दीवारी के भीतर रहेंगी, एक जो श्रम का विभाजन कर दिया गया था, एक दायरा जो विकसित कर दिया गया था, एक सीमित कर दिया गया था कि पुरुष जो है घर से बाहर जाके काम करेंगे और महिलाएं जो घर के भीतर रह के काम करेंगी, तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई को उतना महत्व नहीं दिया गया। और वर्तमान में सरकारें जो है महिलाओं को भी शिक्षित करने के लिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही हैं। बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा है, उनको प्रोत्साहन के रूप में कई कई जो है योजनाएं चलाती हैं, उनको पुरस्कार राशि भी दी जाती है, उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ जो है इनाम भी दिए जाते हैं ताकि महिला शिक्षा को, कन्याओं को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। और इसके अलावा स्वास्थ्य सुधार भी जो है देखा गया है कि स्वास्थ्य के लिए भी जो है सरकारें योजनाएं चला रही हैं। बहुत सारी जो है सरकार की तरफ से अच्छा स्वास्थ्य रहे, अच्छा पोषण रहे, क्योंकि एक चिंता का विषय है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी पूरा पोषण नहीं मिल पा रहा है, जितनी कैलोरी इनको भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो कुपोषित की श्रेणी में आते हैं। तो सरकार इसके लिए चिंता करती है और कोशिश करती है कि इनको मुफ्त में अनाज मिले, इनको पोषण मिले। इसके लिए सरकार इनके लिए कई सारी योजनाएं बनाती है, इनको मुफ्त में अनाज देने के लिए भी कार्य करती है। उचित मूल्य की दुकानें जो होती हैं उनको खोला जाता है ताकि उनको अधिक से अधिक, और टीकाकरण जो है वो योजनाएं चलाई जाती हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे तो पहले इसमें जो कमी थी वो अब इसमें सुधार आया। पहले 1000 में जो लगभग अगर अपन देखते हैं कि भी मृत्यु दर 25 थी, अब इसको जो सुधार आ गया है स्वास्थ्य में, अब इसकी परसेंटेज हो गया 7 इस तरह से। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य में एक जो उम्र का औसत निकाला गया है, औसत उम्र वो 67 वर्ष लगभग मानी गई, जितनी उम्र जो है वो औसत मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं व्यावसायिक संरचना कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक बच्चों जिसमें कृषि और सहायक क्रिया आती है, जो प्रकृति के प्रत्यक्ष जो है उपयोग पर आधारित होती है, जैसे कृषि कार्य है, खनन कार्य है, पशुपालन है, डेयरी उद्योग है, वन है, ये सब प्रत्यक्ष प्रकृति से हमको प्राप्त वन इनसे है किया जाता है। दूसरे में उद्योग वाला क्षेत्र आ जाता है, जो कृषि से कच्चा माल मिलता है उनको उद्योगों में नए रूप में बदला जाता है, विनिर्माण किया जाता है उनका, ठीक है, कच्चे माल को नया रूप दिया जाता है, कारखाने यहाँ पर है, इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय जो है सेवा दे रहा है, सेवा दे रहा है किसको? इन दोनों क्षेत्रकों को। परिवहन है, संचार है, बैंक है, गोदाम है, भंडारण है। इसके अलावा जो और सेवाएं हम देखते हैं, शिक्षक है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और जो नवीन सेवाएं इसमें जुड़ गई हैं, साइबर कैफे है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ATM है, ये सारी सेवाएं भी इसमें आ जाती है। पर जब हम यहाँ पे इसका देखते हैं, व्यवसाय के रूप में देखते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें अभी भी अधिक लोग जो है कार्यरत हैं अगर अपन विकासशील देशों की माने। और जो विकसित देश है वहाँ पर अधिकतर लोग कहाँ पे कार्य कर रहे हैं? द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में। तो यहाँ पे अगर अपन भारत का परसेंटेज देखें तो भारत में अभी भी 64% तो कृषि कार्यों में लगे हुए हैं और
13% जो है 13% द्वितीय में और लगभग 20% जो है तृतीय क्षेत्रक में कार्य कर रहे हैं। कृषि में अधिकतर क्यों लगे हुए लोग? क्योंकि घरों में जो किसान होता है उसका एक खेत है तो उसमें परिवार के लोग ही कार्य करने लगते हैं। तो यहाँ भी बच्चे बेरोजगारी का प्रकार भी आ जाता है, छिपी बेरोजगारी, क्योंकि जहाँ पे आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, एक खेत में 2 की आवश्यकता है, वहाँ 4 लोग लगे, तो ये 2 लोग क्या कर रहे हैं? ये उत्पादन में कोई योगदान तो दे नहीं रहे, इनका श्रम जो हो रहा है वो भी बेकार है, व्यर्थ है, क्योंकि इस पर उत्पादन तो उतना ही रहेगा। तो ये जो 2 लोग हैं ये क्या कहलाते हैं? छिपे हुए बेरोजगार। तो ये ऐसी बेरोजगारी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है? प्राथमिक क्षेत्रक में। फिर हम बात करते हैं अपने यहाँ किशोर जनसंख्या जो है, किशोर की जनसंख्या में किशोर ने जो 10 से लेकर के और 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो किशोर माने जाते हैं। इनका जनसंख्या में 5वां भाग है। इन किशोरों के लिए भी सरकार जो है कोशिश कर रही है, इनके लिए नई नई योजनाएं बनाती है, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना, इनको आगे बढ़ाना, ये सब कार्य जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। ठीक है। और सरकार की जनसंख्या नीति भी है, जनसंख्या नीति 2000 भी है। सरकार ने जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए गए और महिला स्वास्थ्य के लिए जो है इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया। फिर जनसंख्या कम करने के लिए लोगों को जागरूक करना, इसके लिए कई सारे स्लोगन आपने देखे होंगे, सुने होंगे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ठीक है, हम 2 हमारे 2। तो बच्चों की संख्या को कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे, ताकि छोटा परिवार होगा तो क्या होगा? सुखी परिवार होगा। तो इस तरह से सरकार की तरफ से बहुत सारी जो है परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और इसके लिए अपने यहाँ जो शादी की उम्र है उसको भी बढ़ाया गया है, ताकि शादी की उम्र देर से हो तो संतान के जो है वो भी पैदाइश देर से हो। तो इस कई तरह से सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। तो इस चैप्टर में बच्चों इतना ही था, ये जनसंख्या के बारे में किस तरह से इसमें सारा हमने कवर कर लिया। लिंगानुपात हो गया, साक्षरता हो गई, आयु संरचना हो गई, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास और किशोर जनसंख्या, जनसंख्या नीति, व्यावसायिक संरचना में तीनों क्षेत्रकों के बारे में। तो ये यहाँ पर जनसंख्या के इसमें पूरा कवर हो जाता है। तो आप इसको देख लो बच्चों।